बच्चों जब जेईई मेंस में हम बात करते हैं तो एक चीज हम कहते हैं पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्ट। तो मैंने सोचा कि मैं एक एक चैप्टर वाइज जो है पीवाईक्यू आपके साथ प्रेजेंट करूं ताकि आपको वो चैप्टर भी क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए किस तरह के सवाल आते हैं और किस तरह से उन्हें फास्ट सॉल्व करते हैं। ये तरीका भी हम सीख जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज और इसमें हम करंट इलेक्ट्रिक बात करने। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है इट वाज इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज हर बार कुछ ना कुछ सवाल आए हैं। ये डेटा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर हमें पता नहीं कि इस बार आएंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत रैंडमाइजेशन होता है, कभी ज्यादा कभी कम आ जाते हैं। तो हम सीधे सवालों पे काम करना स्टार्ट करते हैं कि सवाल लगाना आएगा तो हम कुछ कर पाएंगे, सवाल लगाना नहीं आएगा तो इन डेटा वेटा का कोई मतलब। विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज आपका टाइम लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ करंट आई इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज गिवन बिलो व्हेन द पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। वो कह रहा है आई की वैल्यू बताइए अगर ए और बी का पोटेंशियल बराबर हो जाए। ए और बी का पोटेंशियल बराबर होने का मतलब है ये वीक स्टोन बन गया। ये वीक स्टोन बन गया तो हम इस आर की वैल्यू को तुरंत निकाल सकते हैं कि दिस आर इज नथिंग बट 20, बिकॉज ये 10/20 इज 20/40 और ये 30 किसी काम का नहीं है। तो ये हमें दिखाई दिया। अब हमें करंट निकालनी है। करंट बहुत आसान है। अगर हम ये किसी काम का नहीं है तो हम ये देख सकते हैं कि ये 10 और 20 पोटेंशियल बराबर है। स्ट्रेट वायर भी मान सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं, इनके पोटेंशियल्स बराबर है। तो ये हमारे पास 10 और 20 जो लगे हैं सीरीज में, ये हो गया 30, और ये 30 और 60 हमारे जो लगे हुए हैं, ये 30 ऊपर 60 नीचे, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो 30 और 60 का 20 आता है। ये आपको थोड़ा तेज हो, 3 6 2 होता है, ये याद रखना चाहिए थोड़ा तेज काम करने के लिए, जल्दी ये फायदेमंद होता है। तो 30 और 60 का रिजल्टेंट 20 ओम हो गया और 40 वोल्ट की बैटरी है तो 2 एम्पियर करंट आ गई। आई होप इट इज वेरी क्लियर एंड आपको समझ में आया। जो ये कुछ बातें याद रहने से बहुत फायदा मिलता है, लेकिन तभी याद होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज इस बात को समझिएगा। तो जितने पीवाईक्यू कराएंगे आज आप करंट बाकी पीवाईक्यू कर लीजिएगा ताकि वन चैप्टर इज कंप्लीटेड। वी कैन से कि दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। और इसमें जो मैं कराऊंगा वो सभी तरह के सवाल आ जाएंगे, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि वायर है रेजिस्टेंस 9 ओम का इज बेंट टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू वर्टिसेस। अगर एक वायर हमें दे दिया गया है, उसके तो मोड़ बोल रहे हैं, तो ना उसका रो बदलने वाला है, यानी कि उसकी नहीं बदलने वाली। वायर को मोड़ने से रेजिस्टिविटी तो बदलेगी ना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने वाला है। हमें ये समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो जब 9 ओम के वायर को हमने एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, 9 ओम के वायर को एक ट्रायंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये 3 ओम का, ये 3 ओम का, ये 3 ओम का है। अब हमें इस ए और इस के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये 3 और 3 हो गए 6, 6 और 3 हो गए 2, तो आंसर इज सिंपल 2 ओम। देखिए फिर से वो 6 और 3 आ गया, 60 30 20। ये बहुत तेजी से पैरेलल में याद होने चाहिए कुछ न, ताकि आप तेजी से आसानी से आंसर निकाल पाए। तो ये बहुत फेवरेट होता है लोगों का, इसलिए वो हमेशा 3 3 करके देते हैं ताकि 6 और 3 का रिजल्टेंट सुंदर आए, नहीं तो बहुत गंदा आ जाता है। इसलिए ऐसे सवालों को ध्यान से इस चीज को दिमाग में रखिए, नहीं कि वहां पे हाथ कांप रहा हो, 6 और 3 पैरेलल में 1/6 1/3, गलती हो सकती है, घबराने से गलती होती है। कामनेस इज द की ऑफ द सक्सेस। तो कामनेस बहुत जरूरी है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या सवाल है? ये सवाल है, इसमें करंट फ्लोइंग निकालनी है। बड़ा लंबा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग रहा है और यहाँ पे कैपेसिटर लग के और डर लग रहा है, पर कैपेसिटर ने लाइफ हमारी बहुत आसान कर दी। बाय बिकॉज कैपेसिटर जब लगा है और जब करंट की बात कर रहा है तो कैपेसिटर हमेशा बाय डिफॉल्ट स्टेडी स्टेट की स्टेट मानेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब तक लिखा ना जाए t इक्वल टू 0 पर, या लिखा ना जाए कि t इक्वल टू दिस टाइम पर, तो हमेशा कैपेसिटर की स्टेडी स्टेट मानेंगे। और कैपेसिटर की स्टेडी स्टेट जब हम मान रहे होते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ये पूरा का पूरा सर्किट जो है वो बेकार हो गया, ये खुल गया, यानी एक्चुअली इसको भी इंक्लूड कर लें तो ये पूरा का पूरा सर्किट किसी काम का नहीं है। अब ये पूरा सर्किट किसी काम का नहीं है तो हमारा सिर्फ इतना सर्किट बचा, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सर्किट बचा। तो दिस इज आवर सर्किट जिसको हमें सॉल्व करना है। तो बहुत आसान है, 6 और 3 फिर से 2, 2 और 2 फिर से 4, 4 और 4 फिर से 2। तो 2 वोल्ट की बैटरी है तो 1 एम्पियर की करंट चलेगी। सीधे आंसर आ गया 1 एम्पियर करंट। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज समझने की कोशिश करिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही लाजमी सवाल है जो कि बार बार आता है पैरेलल सर्किट। पहले मास्टर इस चीज को आता है कि दिस इज पैरेलल बिकॉज। अच्छा, एक और बात,
जब भी आपको सवाल में बहुत सारे खाली तार दिखाई दें तो आप उनके नेमिंग करिए पॉइंट्स की। जैसे इस पॉइंट का नाम मैं ए कर दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो, तो इस पॉइंट का नाम भी ए है क्योंकि स्पेशल पॉइंट सेम नाम रखे जा सकते हैं। इसका नाम अगर बी है तो इसका नाम भी बी हो जाएगा। जैसे ही ऐसे आपको कॉम्प्लिकेट सर्किट है तो रीराइट करने की आदत होनी चाहिए। रीराइटिंग सर्किट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। तो ये आपने लिख दिया। अब जैसे ये ए लिख दिया, बी लिख दिया, तो अगर आप देखें तो ये भी ए बी के बीच में है, ये भी ए बी के बीच में है और ये भी ए बी के बीच में। जब ये तीनों के तीनों ए और बी के बीच में है तो इसका मतलब है ये तीनों पैरेलल में है। और पैरेलल में अगर सिमिलर रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो आर 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 के तो आर बाई एन हो जाता है। तो आर बाई थ्री के तीन जुड़े हैं तो आर बाई थ्री हो जाएगा। यानी आंसर वुड बी आर बाई 9 ऑफ दिस पर्टिकुलर, r by 9 हो जाएगा। तो r by 9 is the D option, so we can take the D. I can tell you a lot of things here also, but questions will come of that kind. That's why मैं सिर्फ सवालों को देख रहा हूं कि आपके पास PYQ कम से कम एक काम क्लियर हो जाए। तो इसको देख लेंगे तो PYQ की सरदर्दी खत्म हो जाएगी। A wire of resistance R is bent into an equilateral triangle and an identical wire is bent into a square. The ratio of resistance between two endpoints of an edge of triangle to that of square. तो आपका सेम वायर है, सेम लेंथ का वायर है, यानी ओवरऑल रेजिस्टेंस जो लेंथ के प्रपोर्शनल होती है कि रो नहीं बदल सकता, ए नहीं बदल सकता। इन फर्स्ट केस they made a triangle. In second case they made a स्क्वायर, इन्होंने एक स्क्वायर बनाया। अब उन्होंने किन्हीं दो एंड्स के बीच में इसके इसी सेम वायर से ए और बी और इस दोनों केस में इन्होंने रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा। अब यहां पर थोड़ा आर मान लेते पूरे वायर का तो आर बाई थ्री हो जाता, ये आर बाई फोर। पर जैसे ये इंपॉर्टेंट बात है, नंबर से खेलना आना चाहिए। आर मान के आर बाई थ्री होता तो फिर आर में कैलकुलेशन करनी पड़ती, पर अगर आप नंबर्स में होंगे चीजें आसान होगी। तो मैंने मान लिया लंबे वायर का ओवरऑल रेजिस्टेंस जो था वो 12 ओम था। आपने कहा 12 कैसे सोचा? मैंने कहा एक बार 3 हिस्सों में तोड़ना है, एक बार 4 हिस्सों में तोड़ना है, तो ऐसा नंबर सोचता हूं जो दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों 4 का, तो मैंने 12 मान लिया। इस केस में ये 4 का, ये 4 का, ये 4 का, इस केस में ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का। तो अब हमारे लिए आसान है, 4 4 8, 4 4 8 और 8 और 4 लगे हुए हैं। 8 और 4 जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं पैरेलल में, तो इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा 8/3। इनका आ गया 8/3, इनका 3 3 3 9, ये 9 आ गया, और 9 और 3 यहाँ पे लगे हुए हैं तो ये हमारे लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 9/4। आपने कहा सर ये इतनी तेज कैसे किया? तो मैंने R1 R2 9 इंटू 3 अपॉन 9 प्लस 3, तो ऊपर 3 से भाग दिया तो ऊपर 9 ही बचा, और नीचे 3 प्लस 1 4 बचा, तो 9/4। अब 8/3 और 9/4 इनके रेजिस्टेंसेस आ गए। हमें चाहिए इन दोनों का रेशियो, तो 8/3 डिवाइड बाई 9/4 यानी 32/27, यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर। बिकॉज सवाल लगाना इंपॉर्टेंट तो है ये फिजिक्स, पर इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिक्स का पेपर को लेवल का आ रहा है उसको समय के अंदर सॉल्व करना। तो समय के अंदर अगर सॉल्व नहीं किया तो बहुत गड़बड़। समय के अंदर सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट चैलेंज है। तो समझिए कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, हर एक बात से कुछ सीखिए, थोड़ा कम से कम अभी तो कंसंट्रेशन से पढ़ लीजिए, अभी तो ढंग से देख लीजिए, कम से कम प्रिडिक्ट योर क्वेश्चंस तो कम से कम सही से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो इस सवाल को देखते हैं कि क्या है। इस सवाल में कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। जब भी गैल्वेनोमीटर का जिक्र हो रहा हो, जब भी गैल्वेनोमीटर का जिक्र हो रहा हो और उसको एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाए, तो प्लीज याद रखिए, तो अगर हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और उसके साथ हम एक छोटा रेजिस्टेंस स्मॉल आर को शंट कर दिया, तो ये जो पूरी चीज है, ये पूरा डब्बा, बड़ा वाला डब्बा जो है, ये हमारा एमीटर कहलाता है। प्लीज याद रखिए। और एमीटर की करंट यहाँ पे जो आती है, जो मीटर रीड करता है वो इस करंट को रीड करता है आईए, और करंट गैल्वेनोमीटर में जो जाती है उसको कहते हैं आईजी। आईजी करंट कहते हैं। तो एक इनमें सिंपल रिलेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस है आरजी। हम यहाँ पे सिंपल सीरीज पैरेलल के हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं कि आई ए की वैल्यू जो होगी वो होगी आई जी इंटू आर जी प्लस आर अपॉन स्मॉल आर। तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। और जब स्मॉल आर बहुत छोटा होता है तो हम इस फॉर्मूले को लगभग लिख सकते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल जे एक्सेप्ट करता है, आई जी आर जी बाई स्मॉल आर, बिकॉज स्मॉल आर छोटा होता है। यूज दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला।
वो कैसे पता लगे कौन सा ईयर करें? अगर आईए और आईजी का रेशियो आईजी आईए से बहुत छोटा है, इसका मतलब है स्मॉल आर बहुत छोटा होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और एक्सेप्टेबल फॉर्मूला है। अब हमने यहां पे क्या किया, तो आई ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है में 3 एम्पियर, तो हम यहाँ पे 3 लिखा। और आई जी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 20 मिली एम्पियर, तो हमने लिखा 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लिखा। और आरजी की वैल्यू दे रखी है 30 ओम, तो हमने ये लिखा 30। और नीचे हमारे पास स्मॉल आर आ गया, नीचे हमारे पास स्मॉल आर आ गया। अब स्मॉल आर की वैल्यू को वो बोल रहा है 30/x के फॉर्म में लिखना है। तो स्मॉल आर यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है, इट इज 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 30 डिवाइड बाई 3। अब उसने कहा कि हमें 30/x के फॉर्म में चाहिए, तो स्मॉल आर की वैल्यू को हमने 30/x के फॉर्म में लिखा। तो ये हमारे पास आ गया, ये 20/-3 जो है 2 होगा, तो ये आ गया 30/150। 30/150। आपने इसको क्यों नहीं काटा? क्योंकि हमें 30/x के फॉर्म में चाहिए था। इसका मतलब है स्मॉल आर की वैल्यू 150 आ गई। अब मैं जब ऑप्शन में ढूंढने गया तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे कि स्मॉल आर तो 150 कहीं लिखा ही नहीं है यार। तो हमने कहा इसका मतलब है इन्होंने बहुत आसपास लिखा होगा, यानी इन्होंने ओरिजिनल फॉर्मूला इस्तेमाल किया होगा। तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेशन वाला उसके करीब आएगा जो एग्जैक्ट आंसर है। इसलिए हमारा 149 करेक्ट आंसर। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई बार बच्चे जब ये फॉर्मूला, क्योंकि ज्यादातर लोग सारे लोग यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इससे जब उसका आंसर नहीं मैच करता उसको लगता है तो गड़बड़ हो गई। तो डरने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूला इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला, और अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला से हमारा आंसर जो आ रहा है वो ओरिजिनल आंसर के बहुत करीब आएगा। अगर हम ये यूज करके करते तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाती, इसलिए हमें बचने के लिए हमने ऐसा काम कर दिया। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Moving to the next question. Like a sliding contact of a potentiometer is in the middle of the potentiometer having resistance Rp is equal to 1 ohm. इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है और ये पॉइंट इसके मिड पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है इधर वाला पार्ट का रेजिस्टेंस हाफ है और इधर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस भी हाफ है। तो ये भी रेजिस्टेंस हाफ है, ये भी रेजिस्टेंस हाफ है, और ये नीचे 2 लिखा। अब उसने बोला आर ई की वैल्यू 2 ओम है, तो अब बताइए करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट जब भी पूछे तो कई ब्रांचेस हो तो बैटरी से निकलने वाली करंट को करंट इन द सर्किट बोलेंगे। तो अब हाफ और 2 हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो उसकी वैल्यू आ गई 1/2.5, यानी कि 1/2.5, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गई 0.4। 0.4, तो ये हमारे पास 0.4 आ गई, और ये हमारे पास 0.5 है। तो ये 0.5 है, तो हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस 0.9 आ गया। तो 0.9 इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस। 0.9 वोल्ट की ही बैटरी है, तो इससे घटिया सवाल कोई कैसे बनाएगा? तो 1 एम्पियर इज द आंसर। दिखने में बहुत आसान लग रहा है, पर ये जो हाथ पांव कांपते हैं इस कैलकुलेशन में, इस सब में कैलकुलेट करने में, हाफ और ये आप किस तरह से सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, ये आपका कामनेस डिसाइड करता है। जितने काम होके आप सवाल सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया होगा। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ वायर, अ सर्किट इज डिजाइन्ड बिलो। द VI characteristics curve for this circuit is plotted for the voltmeter and ammeter reading as shown in the figure. The value of R, इस सर्किट में हमारे पास वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग दे रहे हैं। वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग देखकर अगर आप देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है VI कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब है ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। ये ऑब्वियसली होना भी चाहिए था। और इस सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो हम V/I कभी भी करके निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो इसका 2 ओम आ रहा है, रेजिस्टेंस इसका 2 ओम आ रहा है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस ओम आ रहा है, ये हमें समझ में आ गया। इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि V की वैल्यू 8 है, 2 ओम नहीं, ये हमारा मिली एम्पियर में है, सॉरी, तो 2 किलो ओम आ रहा है। तो इसका रेजिस्टेंस 2 किलो ओम आ रहा है। तो 2 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें कह रहा है वो कि कैपिटल आर की वैल्यू बता। तो आर और 10 मिलकर 2 आंसर आ रहे हैं, यानी 1/r प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/2। 1/r प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/r की वैल्यू हो गई 4/10। 4/10 यानी R की वैल्यू हो गई हमारे पास 2.5 किलो ओम। तो R की वैल्यू 2.5 किलो ओम हो गई, जिसको ओम में आंसर देना है तो हम यहाँ पे 2500 डाल देंगे, क्योंकि
0.5 kilo ohm is 2500 ohm, and this is how we can get the answer of this particular question. The very important thing, डरिए मत कि VI कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, डरिए मत, सवाल को ध्यान से पढ़िए, you can get each and every answer. अगला सवाल क्या है? Moving to the next question. ये क्या कह रहा है? रूम टेम्परेचर पर 27 डिग्री पर रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 50 ओम. द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल 0.4 into 10 to the power minus 4 degree Celsius. The temperature of the element when its resistance is 62 ohm. तो 62 ओम हमारे पास आ जाए तो उसका रेजिस्टेंस बताना है. एक बात याद रखिए, वैसे इसमें अगर हम देखें तो 50 ओम से 62 ओम हो गया तो चेंज छोटा मोटा नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट 25% का. 25% के चेंज के लिए हम ये नहीं मान सकते कि अल्फा डेल्टा टी स्मॉल होगा. 25% यानी अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू लगभग 25% के बराबर आ रही है. अल्फा डेल्टा टी की 25% के बराबर आ रही है, 25% के बराबर आ रही है. तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा तरीका है. वैसे अगर ये जे एडवांस में होता तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता R इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर अल्फा डेल्टा टी. लेकिन यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. ये हम इस्तेमाल करेंगे, पर ये याद रखिएगा स्मॉल चेंज के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है, बड़े चेंजेस के लिए ये फॉर्मूला है. पर चलिए सवाल दिया है तो हमें पता है जेई मेंस तो कभी भी बड़े इस तरह की यही फॉर्मूला लगा देते हैं, पर मान लेते हैं कि ये सही है. अब हमारे पास ये दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है 50, ये दिया हुआ है सॉरी आर नॉट दिया हुआ, आर दिया हुआ 60 और ये दिया हुआ है 50 और ये हो गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 62 यानी कि हमारे पास अल्फा डेल्टा टी की तो आ गई, वो आ गई 0.24. आपने कहा इतना तेज कैसे कैलकुलेशन किया? क्योंकि जब मैं लिख रहा होता हूं तो मैं कैलकुलेट करता रहता हूं. 62 माइनस 50 12, 12/50 हमने किया तो मुझे लगा 24/100 यानी 0.24 आ गई. अब अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू 0.24 आ गई. अल्फा हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻⁴ लिखा हुआ है, तो अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू, तो डेल्टा टी हमारे पास सीधे सीधे 1000 आ गया. डेल्टा टी हमारे पास सीधे सीधे 1000 आ गया. आई होप इतनी मैथ्स आपको दिखाई दे रही होगी. 1000 में अगर मैं 2.4 इंटू 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई करूंगा तो है हमारे पास सीधे सीधे 1000 आ जाएगा डेल्टा टी. फाइनल टेम्परेचर पूछा गया है तो आंसर हो गया 1027. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और दे वांट यू टू न्यूमेरिकल साइड में तो वो इंटीजर चाहते हैं कि साफ सुथरे इंटीजर आंसर आए, तो 1027 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्या सवाल है? द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस, यानी 1 ओम रेजिस्टेंस यानी बीच वाला, इससे करंट की वैल्यू को हमें निकालना है, कितनी आ रही है. अब यहां पर गड़बड़ ये है कि दिस इज नॉट एट ऑल अ सिमेट्रिक सर्किट. व्हाई? बिकॉज अभी लेफ्ट ऊपर नीचे एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ये 5 वोल्ट की बैटरी जब लग गई है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अलग हो गए, क्योंकि यहां से यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप है. ऊपर नीचे का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा. डोंट यूज सिमेट्री. इसलिए ये सवाल दिया था सिमेट्री को चीट करने के लिए ही. इस सवाल में आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है. तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो इस सवाल को करने के लिए हमने क्या कहा कि इसका पोटेंशियल 0 मान लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 हो गया. इसका x मान लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल y मान लिया, इस पॉइंट का पोटेंशियल y प्लस 10 हो गया. y प्लस 10 हो गया. तो हमने दो अननोन माने. दो अननोन माने. हमेशा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखना चाहिए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. और करंट लिखते हैं तो अब हमने कहा यहां से जो करंट गई होगी वही इधर और इधर बटी होगी. तो हमने क्या लिखा? x माइनस वाई बाई 1 इज इक्वल टू y प्लस 10 माइनस 5 बाई 4 प्लस y प्लस 10 माइनस 0 बाई 4. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास आ गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू y प्लस 5 प्लस y, और तेज कर लेते हैं, बराबर 2y प्लस 15. 2y प्लस 15. तो हमारे पास आ गया 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 15. तो ये आ गया पहली इक्वेशन, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 15.
आई होप आपने समझ में आया होगा कि नोडल कैसे लगाते हैं, इसलिए मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया। अब हमने कहा दूसरा, यहां पर जो करंट, यहां से जो करंट आई, यहां से जो करंट आई वही यहां गई होगी, तो हमारे पास आया, दूसरी इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, तो 0 माइनस एक्स बाई टू प्लस 5 माइनस एक्स बाई टू बराबर एक्स माइनस वाई वन। इससे हमारे पास आया 5 माइनस टू एक्स बराबर 2x। 5 माइनस टू एक्स बराबर x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई। 5 माइनस टू एक्स बराबर 2x माइनस वाई, 2x माइनस टू वाई। तो इससे हमारे पास आ गया 4x माइनस टू वाई, 4x माइनस टू वाई बराबर 5, 4x माइनस टू वाई बराबर 5। अब ऊपर से नीचे की इक्वेशन को घटा दिया, 4x माइनस वाई बराबर कितना आया है, 4x माइनस वाई बराबर 5 आया है। आई होप कैलकुलेशन। अब इन दोनों को आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू को आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साफ सुथरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो हमारे पास साफ सुथरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, सीधे आंसर निकलता है। आई होप इट इज। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ये क्या है। इसने बोला कि हीटर डिजाइन किया गया है टू ऑपरेट विद द पावर ऑफ 1000 वॉट इन 100 वोल्ट। जैसे हीटर हो या बल्ब हो, जब उनकी पावर और वोल्टेज दिया हुआ है, इसका मतलब है उनका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस ही इंपॉर्टेंट होता है हीटर का या बल्ब का। तो जैसे मेरे को ये इंफॉर्मेशन 1000 वॉट एंड 100 वोल्ट और यहाँ सर्किट में हीटर लगा हुआ है, तो मुझे लगा उसका रेजिस्टेंस मुझे पता ही होना पड़ेगा। तो इसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें पता है V स्क्वायर बाई पी। रेटिंग में हम ये रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जैसे ही हमने इसका निकाल ली तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम आ गई। तो हीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर हीटर की वैल्यू 10 ओम आ गई, यानी ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम का है। अब उस दिन वो कह रहा है कि इस सर्किट में वो 62.5 वॉट दे रहा है, तो इसका मतलब है इस सर्किट में उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो हमने कहा मान लिया V है, तो V स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 62.5। उससे V आ गया हमारे पास 25, यानी यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप 25 है, तो यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप 75 होगा। और हमें पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो सेम सीरीज में जब लगे हो तो सेम रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस में होता है। जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हो तो करंट सेम, प्लीज याद रखिए, करंट सेम, पोटेंशियल ड्रॉप एंड हीट लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। ये 75 है, ये 25 है, यानी इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस 10/3 है। इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस 10/3 है। तो अब हमें R निकालना है, तो 1/R प्लस 1/10 इक्वल टू 3/10। तो इससे हमारे पास R की वैल्यू आ गई 5, R की वैल्यू 5 आ गई, और यही हमारा सवाल का आंसर भी हो गया। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 ओम। प्लीज इस सवाल में बहुत कुछ लर्न करने को मिला हमें। हीटर या बल्ब का रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, पावर रेटिंग नहीं। तो पावर रेटिंग और वोल्टेज जो है वो सिर्फ बताए जाते हैं ताकि हम उसका रेजिस्टेंस निकाल पाए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है। इन द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, द प्लॉट ऑफ 1/थीटा versus resistance R of the resistance box is shown in the figure. The figure of merit of galvanometer is कितने एम्पियर पर डिवीजन। देखिए, आपको अगर ये आता हो या ना आता हो, ये एक्चुअली इतना समझ में आ रहा है कि गैल्वेनोमीटर की करंट रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू में करंट रेजिस्टेंस बदल के गैल्वेनोमीटर की सर्किट में बदल रही होगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, लेट्स से इसका रेजिस्टेंस R है, और ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जिसका RG है, और ये हमारे पास सर्किट है। हम R को बदलेंगे तो RG में डिविजन्स अलग अलग आएंगे। मैंने कहा जब R को हम सर्किट में लिख रहा है, R की वैल्यू को 2 रख रहे हैं, तो इसमें जो करंट आ रही है R की वैल्यू को 2 रख रहे हैं, तो R की वैल्यू को 2 रख रहे हैं, तो इसमें R की वैल्यू को 0 रख रहे हैं, तो इसमें थीटा की वैल्यू 2 है, यानी 2 डिविजन हो रहे हैं, 2 डिवीजन घूम रहा है। यानी कि एक डिवीजन में अगर करंट
ए होती है, आई होती है, तो 2 डिवीजन में करंट 2i होगी। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आई E by Rg is equal to 2i. E by Rg is equal to 2i is the first equation. अब हम जब R की वैल्यू को 2 रख रहे हैं तो एक डिवीजन आ रहा है, तो E अपॉन Rg प्लस 2, Rg प्लस 2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है, I आ रही है, I आ रही है। इससे हमें समझ में आ गया कि Rg की वैल्यू भी 2 आ गई। साफ सुथरा दिख रहा है, आरजी की वैल्यू 2 आ गई। आरजी की वैल्यू 2 आ गई, आई की वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। तो वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप भी 2 वोल्ट का दिया हुआ है, तो हमारे पास आ गया 2/2 बराबर 2i। तो आई की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर, यानी कि दिस इज द फिगर ऑफ मैरिट। फिगर ऑफ मैरिट का मतलब होता है हाउ मच करंट एक डिवीजन में कितनी करंट चलेगी, उसको फिगर ऑफ मैरिट्स कहते हैं। फिगर ऑफ मैरिट्स इज एक डिवीजन में कितनी करंट चलेगी। इट्स द लीस्ट काउंट आल्सो। फिगर ऑफ मैरिट इज द लीस्ट काउंट आल्सो। फिगर ऑफ मैरिट्स इसका 0.5 एम्पियर आया। सवाल का आंसर हो गया 5 into 10 to the power -1। आई होप इट इज फिगर ऑफ मैरिट एक वर्ड समझ में आया हमें। आप डिफ्लेक्शन मेथड में कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ ये सर्किट है, इसको याद रखिए कि आर और आरजी और बैटरी लगी। करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर विल चेंज इफ यू चेंज आर, ऑब्वियस। तो कितनी करंट आएगी उसको नापना है और उसके हिसाब से आरजी या आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। एंड वी आर दिस थिंग, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि दो रेजिस्टेंस हैं 100 ओम और 200 ओम के, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंडक्टेंस। A voltmeter is used to measure voltage across 100 ohm resistance, which give reading of 1 ampere. The resistance of voltmeter बताइए। अब देखिए, डरना ये नहीं है, सिंपल सी बात। ये 100, ये वोल्ट मीटर लगाया, देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, 100 ओम, और यहां पे हमने लगाया 200 ओम, यहां पे हमने लगाया 200 ओम, और ये हमारा सर्किट बनके तैयार हो गया। दिस इज आवर सर्किट। 100 ओम और 200 ओम हमने ऐसे लगा दिया। अब वो कह रहा है कि वोल्ट मीटर जो है वो 1 वोल्ट रीड कर रहा है, ये 4 है, यहां पे 1 वोल्ट आ रहा है, तो यहां वोल्ट आएगा, 3 वोल्ट आएगा। इसका मतलब है इस पूरे सिस्टम का रजिस्टेंस जो है वो 200/3 है। अभी सिखाया था मैंने, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 200/3 हो गया, क्योंकि सेम रेशियो में होते हैं। तो अब हमने लिखा 1/RV प्लस 1/100 इज इक्वल टू बाई 200, बाई 200। तो आरवी की वैल्यू आ गई 200। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर था, तो आंसर हो गया 200 ओम। पता नहीं आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या कहा था? आई एम सॉरी। अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगे हो तो करंट सेम है, वोल्टेज एंड पावर विल बी इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। प्लीज इस बात को याद रखिए, इट विल मेक योर लाइफ सो सिंपल कि बहुत आसानी से हम सवाल सॉल्व कर सकते। ये क्या सवाल है? अब वही, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे होते हैं तो उनमें वोल्टेज सेम होता है और करंट और पावर इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। देखते हैं क्या सवाल बोल रहा है। यहां पे पैरेलल का आ गया, क्योंकि इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 20 ओम इज 0.3 एम्पियर, एमीटर रीडिंग इज 0.9 एम्पियर, वैल्यू ऑफ R1। तो ये 0.9 है, इसमें 0.3 एम्पियर करंट जा रही है, इसमें 0.4 एम्पियर करंट जाएगी, इसमें 0.2 एम्पियर करंट जाएगी, इसमें 0.2 एम्पियर। तो R1 की वैल्यू 30 आ गई। ये क्या कर रहे हो मास्टर जी, इतना तेज से क्या काम किया? मैंने कहा मेरे बेटा, इसमें 0.3 है, 20 ओम में 0.3 है, तो 50 ओम में 0.4 होगी, क्योंकि मैंने कहा इनवर्स रेशियो में उनके प्रोडक्ट IR का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। 0.3 इंटू 20 कितना हो गया, 0.4 इंटू 15 भी उतना ही हो गया। अब इसमें 0.4 है, इसमें 0.2 है, 0.2 होगी, 0.2 होगी, क्योंकि टोटल करंट तो 0.9 दे रखी है। हमें समझ में आ गया उसमें 0.2 है, और जैसे उसमें 0.2 करंट आ गई तो हमें समझ में आ गया 0.4 इंटू 15, 0.2 इंटू 30 बराबर आते हैं, तो 30 आ गई। तो दिस इज हाउ वी गेट द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में हमें क्या करना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, तो हम यहाँ पे पूरी तरह से सिमेट्रिक है। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं चलेगी, तो इसको और इसको उड़ा दो। जैसे ही इसको और इसको उड़ा दिया, व्हीटस्टोन
व्हाटएवर यू वांट यू कैन। थोड़ा व्हीटस्टोन तो नहीं कहूंगा, सिमेट्री इज अ गुड वर्ड हियर। व्हीटस्टोन भी है पर थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि व्हीटस्टोन में बीच वाला तार से जुड़ा होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर ये आर की जगह ये 2R हो जाता, ये वाला ये 2R हो जाता तो ये उड़ते नहीं, इसमें इनको उड़ाना पॉसिबल नहीं था। ये नहीं कि सिर्फ आप इस सर्किट को देखें इन पांचों की, ये बाई ये बाई ये बाई ये तो उड़ा दो बीच, यहाँ जुड़ा हुआ है किसी इट इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री, इट इज बिकॉज ऑफ सिमेट्री। हम यहां पे कह सकते हैं कि ये किसी काम के नहीं। तो ये दोनों सीरीज में 2R 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 2R/3 2R/3 R R R/3 8R/3, यानी A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज माइंडेड, अगर ये यहाँ पे 2R होता तो ये उड़ते नहीं, ये उड़ते नहीं, इनको उड़ाया नहीं जा सकता है। अगला, water boils an electrical kettle in 20 minutes after being switched on using the same main supply। main supply मतलब घरों में वोल्टेज फिक्स जाता है, मेन सप्लाई सेम है मतलब बैटरी का वोल्टेज सेम है। The length of the heating element should be to initial length of the water to be boiled in 15 minutes। कि वाटर को क्या फर्क पड़ता है, उसने कहा मुझे बॉयल होने के लिए इतनी हीट चाहिए, तो मैंने कहा इस दोनों केस में V²/R इंटू टी कॉन्स्टेंट है, हीट सप्लाइड, V²/R इंटू टी कॉन्स्टेंट है, V स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि उसका सेम मीन सप्लाई है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A है, रो भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, यानी हम ये कह सकते हैं T/L इज कॉन्स्टेंट, यानी जितना परसेंटेज चेंज आपको टाइम में चाहिए उतना ही परसेंटेज चेंज आपको लेंथ में चाहिए, बिकॉज T/L का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो 20 मिनट का 15 मिनट चाहिए, तो इसका मतलब है हमें 3/4 करना है, 3/4 करना है, तो इसका मतलब है आंसर हो गया एल को भी 3 होगा, डिक्रीज 3/4 टाइम्स। यहाँ पे सिंपल सी बात थी, V²/RT is constant and we can use this formula to get the answer। अब क्या है, इन द गिवन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो भी टर्मिनल वोल्टेज है, इसके अक्रॉस और इसकी सेम है, इसके तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा। बहुत आसान सवाल है, 4 4 2 2 1 3 3 3 1 1 एम्पीयर करंट, 1 एम्पीयर करंट 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट इज द आंसर, 2 वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस। सीरीज पैरेलल लगा के और कुछ भी नहीं करना था, घटिया सवाल है, तो उम्मीद है कि आप the number of electron flowing per second filament of 110 watt bulb operating at 220 volt। ऐसे कई बार सवाल आता है, इवन मॉडर्न फिजिक्स में भी सवाल आता है कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर, करंट चाहिए, मेन करंट चाहिए, करंट मिल गई तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड मिल गया। करंट हम कैसे निकालेंगे, तो VI की वैल्यू पावर होती है, VI की वैल्यू पावर होती है, करंट की वैल्यू हमारे पास 0.5 एम्पियर आ गई, कूलॉम्ब पर सेकेंड आ गई। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 0.5 डिवाइड बाय 1.6 टू 10 टू द पावर -19। तो अब हमें दिखा नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 5/16 है, तो कुछ भी गुणा भाग करके 5/16 में तो 16 3 48, यानी 3 तो आना चाहिए। यहां पे सिर्फ एक ही जगह 3 लिखा हुआ है, तो बी करेक्ट आंसर। I'm not going to calculate it, calculate करके आ जाएगा, पर I didn't calculate it। Why I didn't calculate it is a very important point। 5/16 3 ही आना चाहिए यार, 5/16 की वैल्यू 3 चाहिए, तो हमने कहा 3 का आंसर आना चाहिए। The ratio of heat dissipated per second through the resistance 5 ohm and 10 ohm in the circuit given। 5 ohm और 10 ohm में सीधे सीधे सवाल आ गया। हमें पता है कि कई बच्चों के करंट निकालेंगे, पावर निकालेंगे, पर 5 और 10 कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। मैंने कहा था पैरेलल में पावर इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, यानी 2 हिस्से इसमें 1 हिस्सा इसमें, 2:1 इज द करेक्ट आंसर, 2:1 इज द करेक्ट आंसर। तो प्लीज सीरीज पैरेलल का सिर्फ फॉर्मूला नहीं, बातें सीरीज में, 3 बातें पैरेलल में याद होनी चाहिए। क्या, फिर से बोल दे रहा हूं, सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज एंड हीट लॉस सेम, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट एंड हीट लॉस इन द इनवर्स रेशियो। दिस इज द आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गैल्वेनोमीटर था, रेजिस्टेंस उसका 100 ओम है, व्हेन कनेक्टेड विद सीरीज ऑफ 400 ओम मेजर्ड अ वोल्टेज अप टू 10 वोल्ट। हमें याद होना चाहिए जब वोल्टेज की तरह इसको यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर की तरह, तो V मैक्स का फॉर्मूला होता है IG RG प्लस R, RG प्लस R, ये हमारा फॉर्मूला होता है।
तो 100 ओम है, 400 ओम के साथ कर रहे हैं तो 10 वोल्ट आ रहा है। तो मतलब 10 बराबर IG इंटू 500। 500 तो इससे हमारे पास IG की वैल्यू आ गई 1/5 एम्पियर। ये IG की वैल्यू आ गई 1/5 एम्पियर। दिस इज द IG। अब वो बोल रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10 एम्पियर यहां पर दे, 10 एम्पियर दे, तो कितना रेजिस्टेंस हम लगाएं तो ऐसा हो जाए। हमने फिर से फॉर्मूला लगाया, 10 एम्पियर बराबर कौन सा फॉर्मूला आपको सिखाया था, IA बराबर IG RG बाई स्मॉल r, अप्रोक्सीमेटेड वाला। तो 10 एम्पियर बराबर यहां पर हमारे पास आ गया 10 एम्पियर बराबर IG कितना है 1/5, RG कितना है 100 अपॉन स्मॉल r। 100 अपॉन स्मॉल r। तो हमारे पास 100 अपॉन स्मॉल r किया तो हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू आ गई 2 ओम। स्मॉल r की वैल्यू आ गई 2 ओम। स्मॉल r 2 आ गया तो कह रहा है 10 टू द पावर -2 के फॉर्म में लिखो। तो दैट केस आई विल राइट 200। तो 200 इनटू 10 टू द पावर, अगर हम यहाँ पे 2 गलत तो नहीं किया कुछ, 50 r की वैल्यू 2 ओम आ गई, 2 ओम आ गई तो हमें 10 टू द पावर -2 फॉर्म में लिखना है IG 1/5। प्लीज चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन, शायद मुझे लग रहा है मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दी। IG की वैल्यू कितनी आ गई 1/50 आई, 1/50 आई है, तो ये 1/50 हो गया 0.2 ओम। 0.2 ओम हो गया, तो 0.2 ओम हो गया तो इसका मतलब है कि आपके पास स्मॉल r की वैल्यू 20 आ जाएगी, क्योंकि 20 इंटू 10⁻² करूंगा तो 0.2 आएगा। माय मिस्टेक, माय बैड, जल्दीबाजी में 1/5 लिख दिया। वो 1/50 होगा। अब वो बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब 50 वॉट 200 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 100 वोल्ट सप्लाई, पावर डिसिपेटेड। तो मेरे को पता है कि बल्ब में रेजिस्टेंस सेम रहता है, तो 2V² बाई 200 स्क्वायर बटे 50 बराबर 100 स्क्वायर अपॉन आंसर। आंसर इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर हमारे पास जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 12.5 वॉट। 12.5 वॉट, बिकॉज हमें दिख रहा है कि आंसर की वैल्यू 12.5 वॉट आ गई। करेक्ट आंसर। बल्ब में रेजिस्टेंस और हीटर में रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है, ना कि इंपॉर्टेंट होता है कि क्या उसकी कहते हैं पावर रेटिंग है। पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग तो सब डिपेंडेंट चीज है। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। हमेशा ढूंढना चाहिए क्या चीज है इसकी परम सच्चाई। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज द परम सच्चाई। टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस of a battery, potentiometer is used for R is equal to 10 ohm। अच्छा, ये क्योंकि इन्होंने अच्छे से सवाल दिया है तो आप ये याद रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी किसी बैटरी का लगाते हैं तो हम उसको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम उसके साथ एक कैपिटल R शंट करते हैं। कैपिटल R कैपिटल R शंट करते हैं और इसको टच कराते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। तो इस इफेक्टिव चीज का जो रेजिस्टेंस बन के तैयार, ईएमएफ बन के तैयार होता है, कि पॉइंट वही देगा इसका ईएमएफ, इस नई बैटरी का ईएमएफ। जो नई बैटरी का ईएमएफ बन के तैयार होता है वो बन के तैयार होता है E अपॉन स्मॉल r टू RR अपॉन R प्लस R। इससे हमें समझ में आ गया, इट कम्स आउट ER अपॉन R प्लस R। ये हमारे ER अपॉन R प्लस। अब वो कह रहा है जब मैंने R की वैल्यू 10 ओम ली तो हमें 400 सेंटीमीटर पर, वो 400 सेंटीमीटर पर हमें नल पॉइंट, यानी E इंटू 10 अपॉन 10 प्लस R बराबर 400 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रेशियो ही है कि हमें पता है कि पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहता है, यानी कि जो उसमें जितनी लंबाई आती है नल पॉइंट की, ईएमएफ उसी के प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ सेम होता है। 400 सेंटीमीटर पोटेंशियल जो आएगा वो जो आएगा। अगली केस में मैंने 1 ओम लिया, इस बार E इंटू 1 अपॉन 1 प्लस R इज इक्वल टू 500 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। 500 आया था।
पहले 500 था, सॉरी पहले 500 था, बाद में 400 आई, 500 था अब 400 आया, 400 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इसके बराबर आ गया। तो जब मैंने भाग दिया दोनों को तो हमारे पास आया 10/10 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर बराबर 5/4, 5/4। तो हमारे पास आया 40 प्लस 40R बराबर 50 प्लस 5R। तो 35R की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, तो R की वैल्यू आ गई 10/35, यानी 2/7, 0.3। इसलिए B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या हुआ है कि इन अ मीटर ब्रिज व्हेन अ रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ओम एंड अ नोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप बैलेंस इज 40 सेंटीमीटर, शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस 2 ओम, या 2 ओम पे 40, तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 हो गई। 3 को 2 के साथ हम शंट किया, 1.2 हो गया। 1.2 है, ये तो 5 हिस्से, ये 3 हिस्से, इसका मतलब है अब लेंथ आएगी 5/8 इंटू 100, का मतलब आएगी 62.5। पहले से 40 थी तो 22.5 का चेंज आ गया। चेंज पूछा है तो 22.5 इज द आंसर। अच्छा, समझ में नहीं आया, फिर से समझाता हूँ क्या कह रहा हूं मैं। आराम आराम से, आराम आराम से। मैंने कहा कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस था 2 ओम का, ये अननोन था x का। तो पहली रीडिंग इन्होंने बोली जो आ रही है वो 40 सेंटीमीटर पे आ रही है, 40 और ये 60 का रेशियो, और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए, वैल्यू 3 हो गई। ये मैंने कहा पहला, जब हम बैट इसको लगाएंगे तो। अब हमने क्या कहा, अगले बार में तो शंट कर दिया 2 से, तो अगर 2 से शंट कर दिया तो इनका रिजल्ट 3 और 2 का 3 इंटू 2/3+2 यानी 1.2 हो गया। अब 2 और 1.2 हो गए तो ये रेशियो भी 2 और 1.2 हो गया, 5:3 हो गया। ये रेशियो भी 5:3 होगा, तो ये रेशियो जो नया आएगा ये 5 हिस्से और ये 3 हिस्से, यानी कि 5/8 इंटू 100 आएगा ये हिस्सा, यानी कि 62.5 आएगा। यानी कि नई लेंथ ये 62.5 है, पर वो बोल रहा है कितना सरका, सरका वाला यानी स्लाइड कितना किया है, तो स्लाइड करने वाले की लेंथ को हमने निकाला, 40 घटा दिया, तो 22.5 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या सवाल कह रहा है? In an ammeter, 5% of the main current passes through galvanometer. If resistance of galvanometer is G, the resistance of बढ़िया सवाल है। 5% का मतलब है एमीटर, हमने आपको बेसिक आइडिया, जिसको फोटो आती होगी वही समझ में आएगा। तो ये हमारा RG है, ये हमारे पास स्मॉल r है, स्मॉल r है। यहां पर करंट जो जा रही है, ये अगर 100 एम्पियर जा रही है, यहाँ 5 एम्पियर जा रही है, यहाँ पे 95 एम्पियर जा रही होगी, यहाँ 95 एम्पियर जा रही होगी। तो अगर इसका रेजिस्टेंस G है तो इसका रेजिस्टेंस, भाई साहब का रेजिस्टेंस जो होगा वो डेफिनेटली 19G रेजिस्टेंस होगा, G/19 होगा, G/19 होगा। 5 एम्पियर उसमें जा रही है, 95 इसमें जा रही है, तो G/19 होगा। और G/19 ही हमारे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हमारे पास आ गया G² अपॉन G प्लस G² अपॉन G प्लस G/19। ये हमारे पास आ गया G²/20G, इसका मतलब आ गया G/20 तो G/20 इज द आंसर, G/20 इज द आंसर। ये हो गया पहला तरीका। ये बहुत घटिया वाला तरीका, अच्छा है ये भी, पर इससे भी अच्छा तरीका था। मैंने कहा कि एमीटर, ये है मीटर और ये है गैल्वेनोमीटर, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा तो इसका मतलब है इसमें करंट 100 जा रही है, इसमें 5 जा रही है, तो 5 RG 100 R बराबर होंगे, RG बाई 5 RG बाई 100 इज द आंसर। तो G/20 भी आ जाता, पर ये सोचने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग में काम किया होगा तभी आ सकता। लास्ट सवाल डिस्कस करते हैं। लास्ट सवाल डिस्कस करते हैं, जिससे हमारे हर तरह के सवाल मैंने देखे कि हो गए हैं, जो जो सवाल आ सकते हैं। क्या सवाल है ये? मैं बोला आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए, आइडियल वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए। सवाल में अगर आप देखें तो इन सबका पोलैरिटी एक जैसा ही,
अगर इन सब की पोलैरिटी एक जैसी है तो इसका मतलब ये है सब बराबर ताकत के होंगे, सब बराबर ताकत के होंगे और ये करंट फ्लो कर रही होगी। तो इस केस में आंसर तो मुझे दिख ही गया कि 0 वोल्ट आने वाला है। पर कैसे, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल वोल्टेज हो गया 40 वोल्ट, टोटल करंट हो गई 2.2 इंटू 8, ये हमारे पास आई हो गई। अब इसके अक्रॉस ड्रॉप जो होता है वो होगा, ये हो गई 5/0.2। इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होता है वो होगा 5 माइनस 0.2 आई। 5 माइनस 0.2 आई ऊपर से दिख रहा होगा कि वैल्यू 0 है। आंसर आ गया 0, हमारा आंसर आ गया 0। अगर कई सारे एक ही जैसे सेल एक ही पोलैरिटी में लूप लगाएं तो किसी के पास टर्मिनल वोल्टेज हमेशा 0 ये याद रखना चाहिए। बहुत बेसिक सवाल है, हर किताब में सब जगह लिखा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। इतने सवाल अगर आपने लगा लिए और आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए और आपने 10-15 सवाल खुद से भी लगा लिए, तो आप ये मान के चलिए एक चैप्टर आपका कंप्लीट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड विल मूव फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी सही हो गया। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच। पाएगा सबको, एंजॉय योर लाइफ, वी फाइंड, otherwise make it, because the most important thing in life is